नमस्कार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में मैं पुष्पेंद्र कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। संघ शासित जम्मू और कश्मीर के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन यानी लोकसभा या विधानसभा चुनाव के मतदाता क्षेत्रों के सीमांकन और निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर गठित परिसीमन आयोग की सिफारिशें भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के आधिकारिक गजटों में प्रकाशित हो गई है। परिसीमन को रिवीजन इन इलेक्टोरल कार्टोग्राफी भी कहा जा सकता है, जो आबादी में होने वाले बदलाव पर आधारित है। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसीमन की नई प्रक्रिया के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पुरानी 24 सीटें यथावत रिक्त ही रहेंगी। यानी नवगठित जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अब 83 की जगह 90 सीटें होंगी। इन 7 नई सीटों में से 6 सीटें जम्मू संभाग में और 1 सीट कश्मीर संभाग में जोड़ी गई है। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के लिए भी पहली बार 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें से 6 जम्मू संभाग में और 3 कश्मीर संभाग में है। जबकि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पहले के समान 7 ही रहेंगी। परिसीमन आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों और भारत पाकिस्तान युद्धों में पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए विधानसभा में 2 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था दी है। हालांकि परिसीमन को लेकर कुछ आपत्तियां भी हैं, लेकिन चर्चा है कि जम्मू कश्मीर के नए परिसीमन के बाद अगले 6 माह में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जून 2018 में भाजपा पीडीपी गठबंधन सरकार के टूटने के बाद कोई निर्वाचित सरकार जम्मू और कश्मीर में नहीं है और इस दौरान धारा 370 और 35A कानून को समाप्त किया जा चुका है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों के विधानसभाओं का परिसीमन कार्य 2002 से 2008 के बीच में पूरा किया जा चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस नए परिसीमन को लेकर विवाद उठ खड़े हुए हैं। मुख्य रूप से कश्मीर घाटी के राजनीतिक दलों ने इसे असंवैधानिक, हिंदू मतदाताओं के चुनावी प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास और कश्मीर घाटी के लोगों का राजनीतिक अशक्तिकरण और मताधिकार से वंचित करने की साजिश बताया गया है। जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर कुल 4 आपत्तियां हैं। पहला, मुस्लिम बहुसंख्यक कश्मीर घाटी संभाग के सियासी वर्चस्व को संतुलित करने के लिए जम्मू संभाग के हिंदू व सिख बहुल आबादी के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या को बढ़ाकर और अन्य विधानसभा क्षेत्रों का भूगोल व मतदाता समूह बदलकर भाजपा चुनावी लाभ उठाना चाहती है। दूसरा, परिसीमन के जरिए पीर पंजाल क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति पहचानों के लिए विधानसभा सीटों में आरक्षण के जरिए भाजपा चुनावी लाभ लेना चाहती है। तीसरी आपत्ति परिसीमन में आबादी आधारित सीटों की संख्या के समानुपात का पालन न करना है, क्योंकि कथित तौर पर कम आबादी वाले जम्मू संभाग में 6 सीटों की तुलना में कश्मीर संभाग में मात्र 1 सीट बढ़ाई गई है। चौथी आपत्ति यह है कि शेष भारत के लोकसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के परिसीमन को जब वर्ष 2026 लेकिन सही मायने में 2031 की जनगणना तक के लिए अपरिवर्तनीय बनाया जा चुका है, तो फिर जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर यह जल्दबाजी क्यों की गई है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन का इतिहास भी विवादास्पद है। स्वतंत्र भारत में संवैधानिक प्रक्रिया और सिद्धांतों पर गठित परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित की गई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों पर पहला चुनाव 1952 में होने से पहले ही जम्मू और कश्मीर में 1951 में संविधान सभा मय विधानसभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट कम लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए, लेकिन इनके लिए कोई परिसीमन आयोग नहीं बनाया गया। सवाल है क्यों? नेहरू संविधान, लोकतंत्र, प्रक्रिया और नैतिकता की वकालत तो करते हैं, लेकिन कश्मीर प्रकरण आते ही वे बदल जाते से दिखते हैं। उन्होंने 1951 में हुए जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव के लिए शेख अब्दुल्ला को पूरा अधिकार दे दिया कि जाइए अपने विधानसभा क्षेत्रों का खुद ही परिसीमन कर लीजिए। वह शेख अब्दुल्ला
जिन्हें खुद चुनाव लड़ना था और नेहरू के समान जम्मू संभाग को लेकर उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से सभी परिचित भी थे, उस शेख अब्दुल्ला ने अपनी मनमर्जी से जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों का खुद से परिसीमन कर लिया। शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी एकाधिकारी थी कि भारत पाक युद्ध में मीरपुर और मुजफ्फराबाद से जान बचाकर भारतीय जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की ओर आए एक भी परिवार को कश्मीर संभाग में बसने नहीं दिया, जबकि जम्मू की तुलना में कश्मीर उनके निकट था। इसे संवेदनशीलता का सियासी दुर्भाग्य ही कहिए कि ऐसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज और वाल्मीकि समाज समेत विस्थापित लगभग 55,000 परिवारों को जम्मू कश्मीर के लोकल बॉडी इलेक्शन से लेकर विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था। वे केवल लोकसभा चुनावों में मतदान कर सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 ने राज्य में मूल निवासियों के ही मतदाता होने की शर्त की जगह अब एक निश्चित समयावधि में राज्य में निवास कर रहे सभी निवासियों को मताधिकार सुनिश्चित किया है, जिससे अब ये सभी नागरिक जम्मू कश्मीर विधानसभा के मतदाता बन गए हैं। यह लोकतांत्रिक तानाशाही किसकी देन थी? पहले 1993 और फिर 1995 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल शासन के दौरान विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया गया, लेकिन यह परिसीमन के निर्धारित सिद्धांतों और सरोकारों पर नहीं था, बल्कि कश्मीर घाटी के राजनीतिक वर्चस्व को बनाए और बढ़ाए रखने के लिए किया गया था, जिसमें दिलचस्प बात यह थी कि अनुसूचित जातियों के आरक्षित सभी 7 सीटें जम्मू संभाग में डाल दी गई। वैसे भी परिसीमन के प्रश्न में आबादी और सीटों की संख्या से लेकर विकास और लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर रोचक तथ्य छिपे हैं। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए जनगणना 1971 पर आधारित संसदीय सीटों की संख्या में किसी भी बदलाव को साल 2000 तक अपरिवर्तनीय बनाया गया और फिर साल 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा 84वें संविधान संशोधन के जरिए 2026 के बाद होने वाले पहले जनगणना के सुस्पष्ट आंकड़ों के जारी होने तक परिसीमन को स्थगित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला सरकार ने भी 2002 में जम्मू कश्मीर प्रतिनिधित्व कानून 1957 और जम्मू कश्मीर संविधान में संशोधन करके राज्य विधानसभा के परिसीमन को भी साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए अपरिवर्तनीय बना दिया। पहले देखें कि इस परिसीमन को फ्रीज कर देने के परिणाम क्या हुए। साल 1971 में देश में 27.4 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ से अधिक हो गए। यानी जब लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ ही नहीं रही थी, तो जाहिर है प्रति सांसद और विधायकों पर भी मतदाताओं की संख्या और अपेक्षाओं का बोझ बढ़ता गया। 1951 में 3,54,000 मतदाता पर एक सांसद थे, लेकिन 2019 के चुनाव में 15 से 18 लाख मतदाताओं पर एक सांसद थे। प्रत्येक विधायक आबादी को लेकर ऐसी ही प्रवृत्ति जम्मू कश्मीर में भी हुई। स्पष्ट है कि इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था और पड़ा भी। अब आइए परिसीमन को लेकर कश्मीर घाटी की केंद्रीय आपत्ति पर कि उनकी आबादी अधिक होने के बाद भी परिसीमन में जम्मू के 6 अतिरिक्त सीटों की तुलना में उसे महज एक ही सीट क्यों दी गई। 1981 से 2011 के बीच की जनगणना में आबादी के पैटर्न पर गौर करें तो गांदरबल के बरवाला गांव में 1981 के बाद के अगले 20 सालों में आबादी 164% बढ़ी, लेकिन उसके अगले 10 सालों में महज 9%। गांदरबल के ही फॉरेस्ट ब्लॉक इलाके में यह बढ़ोतरी क्रमशः 728% और फिर अगले 10 सालों में 23% रही। पुलवामा के अनेक बसावटों में भी इसी प्रकार के आंकड़े हैं। आरोप है कि 2011 की जनगणना में कश्मीर संभाग की आबादी 69 लाख और जम्मू संभाग की आबादी लगभग 54 लाख थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे उलट दिया, यानी कश्मीर संभाग की आबादी अब 54 लाख और जम्मू संभाग की आबादी को 69 लाख बता दिया गया। जहां तक आबादी का प्रश्न है, 2011 की जनगणना में कश्मीर और जम्मू संभाग की आबादी में लगभग 15 लाख का अंतर है,
जबकि कश्मीर से जम्मू संभाग के बीच नियमित प्रवास करने वाले गुज्जर, बकरवाल और गद्दियों की 15 लाख आबादी को कश्मीर संभाग के मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है। कश्मीर घाटी के 2 लाख से अधिक विस्थापित हिंदुओं की आबादी को भी कश्मीर की आबादी के रूप में गिना गया है, जो जम्मू, दिल्ली और देश के अनेक हिस्सों में रह रहे हैं। यानी व्यवहारिक तौर पर देखें तो जम्मू संभाग के 62% क्षेत्रफल की तुलना में कश्मीर के 38% क्षेत्रफल पर रहने वाली कुल आबादी जम्मू संभाग से कम या बराबर ही बैठती है। यानी 44% आबादी वाला जम्मू संभाग 48% सीटों और 56% आबादी वाले कश्मीर संभाग का 52% सीटों पर हिस्सेदारी होने का तर्क अधूरा है। जहां तक आबादी और उसके वृद्धि दर को परिसीमन में विचारने का प्रश्न है, आपको कुछ और जानना चाहिए। इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में परिसीमन को साल 2000 तक स्थगित रखने, जनता सरकार द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा इस बाबत किए गए संविधान संशोधन को रद्द न किए जाने और फिर वाजपेयी सरकार द्वारा पुनः साल 2000 में परिसीमन को 2026 तक बढ़ाने और जिसे तकनीकी रूप से 2031 तक स्थगित कर दिए जाने के पीछे की मूल भावना क्या रही होगी। परिसीमन को स्थगित रखने को लेकर सभी दल एकमत थे कि आबादी पर निर्धारित होने वाली संसदीय सीटों के परिसीमन से जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त कर रहे और उसकी बुनियाद पर अच्छी प्रगति कर रहे दक्षिण के राज्यों को राजनीतिक नुकसान होगा और उनकी संसदीय भागीदारी कम हो जाएगी। तो मतलब यह निकला कि सियासत और सेकुलरिज्म को उत्तर भारतीय राज्यों का पिछड़ापन तो मंजूर था, लेकिन आबादी नियंत्रण पर गंभीरता मंजूर नहीं थी। लेकिन बड़ी बात या भावना यही है कि जनसंख्या वृद्धि को परिसीमन के जरिए पुरस्कृत करना लोकतांत्रिक दृष्टि से आत्मघाती है। लिहाजा कश्मीर संभाग के सियासी दलों को आबादी के आधार पर अपने तर्क को सही कर लेना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य की अंतरराज्यीय विकास और राजनीतिक भागीदारी की असमानता का चरित्र लगभग वैसा ही है जिसे भारत के संदर्भ में नॉर्थ साउथ डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक डिवाइड कहा जाता है। ऐसे में कश्मीर संभाग की तुलनात्मक रूप से तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर को परिसीमन का आधार बनाना लोकतांत्रिक भागीदारी को और भी असमान बनाने जैसा होगा। हालांकि आबादी के आधार पर परिसीमन का पूरी तरह पालन न करने के पीछे साल 2019 के जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दी गई व्यवस्था को आधार बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज शैल as far as practicable be geographically compact areas and in delimiting them regard shall be had to physical features, existing boundaries of administrative units, facilities of communication and convenience to the public कहा गया है। अब रहा सवाल जम्मू संभाग से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव का। इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर रियासत के भारतीय संघ में विलय होने के बाद कश्मीर घाटी में 95% से अधिक मुस्लिम आबादी के कारण उनकी जनांकीय समरूपता, कश्मीर घाटी में ही ताकतवर राजनीतिक नेतृत्व का होना और कश्मीर संभाग के आतंकवाद और अलगाववाद समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और सामरिक महत्व अधिक होने के कारण कश्मीर घाटी और संभाग को वर्चस्व और वरीयता हासिल करने में अवसर और सुविधा तो रही है। यदि आप 2014-15 और 2015-16 के वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन के योगदान को देखें तो जम्मू ने 1021 और 1074 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जबकि कश्मीर संभाग ने क्रमशः 695 और 837 करोड़ रुपए का टैक्स संग्रहण किया। यदि स्वास्थ्य सुविधाओं पर जम्मू कश्मीर सरकार के निवेश की बात करें तो कश्मीर संभाग ने जम्मू की तुलना में लगभग दोगुना अधिक बजटीय संसाधन प्राप्त किया। राजपत्रित सेवाओं में 80% चयन कश्मीर घाटी से किए जाने के भी आरोप हैं। हालांकि संसाधनीय विभेद के आरोपों को गलत बताने वालों ने राज्य की 5वीं योजना जो 1992 से 1997 के बीच की थी से लेकर 10वीं योजना जो 2005 से 10 के बीच थी के बीच जनपदीय योजनागत व्यय में लगभग बराबर आवंटन किए जाने का तथ्य रखा है।
लेकिन जम्मू के साथ भेदभाव को लेकर 1961 में बनी गजेंद्र गढ़कर समिति और बाद में गठित सीकरी समिति ने क्षेत्रीय असमानता और भेदभाव को दूर करने की अनेक सिफारिशें की थी। लेकिन वजीर कमीशन ने जब जम्मू संभाग में जनपदों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की तो तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू संभाग में 4 सीटें तो बढ़ाई, लेकिन कश्मीर घाटी में भी 4 सीटें बढ़ा दी, जिसका ना तो कोई औचित्य था ना कोई आधार। ऐसा उस मनोविज्ञान के कारण हुआ जिसमें माना जाता है कि कश्मीर में जम्मू से कम संख्या में जिले नहीं होने चाहिए। 20 वर्ग किलोमीटर के दक्षिण कश्मीर क्षेत्र में 4 जनपद बना दिए गए, यानी भेदभाव या क्षेत्रीय असमानता के तथ्य और प्रमाण तो यह 3 कमीशन ही बता रहे हैं। अब रहा सवाल कि क्या परिसीमन से इन 2 संभागों की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता को दूर किया जा सकेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका समाधान सरकार और उसकी प्राथमिकताओं में है, लेकिन इस सवाल का जवाब 2 आरोपों में है, जिसमें पहला यह कि भाजपा इस परिसीमन के जरिए हिंदू बहुल जम्मू का राजनीतिक महत्व बढ़ाकर चुनावी लाभ लेना चाहती है, और दूसरा आरोप कि जम्मू कश्मीर का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक विमर्श बीते 7 दशकों में ऐतिहासिक रूप से कश्मीर घाटी के एकाधिकार में रहा है, जहां चले मजहबी आतंकवाद और कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन ने एकाधिकार बनाम उपेक्षा व विस्थापन के मनोविज्ञान को विस्तृत आधार दिया है। ये दोनों ही आरोप परस्पर भूगोल या परस्पर संभागों से संबंधित है, लेकिन मनोविज्ञान का राजनीतिक महत्व तो होता ही है, वरना भाजपा ने राज्य में गठबंधन सरकार में साझेदारी करने लायक सीटें नहीं पाई होती। तो क्या भाजपा जम्मू संभाग के साथ भेदभाव को खत्म करने के मुद्दे और कश्मीर घाटी में जनसंख्या नहीं बल्कि जनांकीय परिसीमन और विकास संबंधी बदलावों व छोटे दलों के साथ साझेदारी के बूते वहां की सियासत में और सरकार में बढ़त बना सकेगी? भाजपा ने 2014 और 2019 के आम चुनाव में जम्मू कश्मीर में क्रमशः 25 और 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी, और यह जम्मू संभाग की 68% सीटें हैं। चुनाव परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है पंथिक पहचान और मनोविज्ञान जम्मू कश्मीर के चुनाव में ध्रुवीकरण का आधार बन रहे हैं। 2014 के राज्य विधानसभा के चुनाव में भाजपा की 25 सीटों में से 18 सीटें उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू से आई थी, जो हिंदू बहुल क्षेत्र है। ऐसे सीटों को छोड़कर जम्मू संभाग के 6 अन्य जिलों में जहां हिंदू मतदाताओं का अनुपात 7 से 49% के बीच है, लक्षित और नियोजित परिसीमन से यह संभव है कि भाजपा 4-5 अतिरिक्त सीटों को जीत ले, जहां पिछली बार वह सफल नहीं हो पाई थी। साथ ही पीर पंजाल क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति पहचान को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का लाभ भी भाजपा को मिल सकता है। परिसीमन के जरिए जम्मू संभाग के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय की भावना पर सवार भाजपा को कश्मीर संभाग में सीटों की संख्या के आनुपातिक रूप से न बढ़ने और कश्मीर संभाग में ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक समान वोट बैंक पर अनेक दलों की दावेदारी होने के कारण बहुमत तो नहीं, लेकिन सरकार गठन के लिए बेहतर अवसर तो उपलब्ध करा ही सकती है, और इसका अंदेशा तमाम विश्लेषक लगा रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर में पहली बार भाजपा केंद्रीय चुनावी मुद्दा बन गई है। स्थानीय निकाय से लेकर संसदीय चुनावों तक चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन में राजनीतिक हितों और लाभ को साधने की कोशिशें और कहानियां बहुत लंबी और पुरानी हैं, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार और भाजपा इस परंपरा को बदल डालेगी, ऐसा मानना जोखिम भरा है। कारण है कि भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर उसकी वैचारिकी और राजनीति का केंद्रीय विषय है, जिसमें मजहबी आतंकवाद पर नियंत्रण, कश्मीरी हिंदुओं का ससम्मान पुनर्स्थापन और कश्मीर संभाग में स्थित भारतीय संस्कृति के पुरातन प्रतीकों और परंपराओं के गौरव की वापसी उनके राजनीतिक एजेंडे में शामिल है। राजनीति जन अभिव्यक्तियों के उद्गार, उभार और परीक्षण की प्रयोगशाला है, और परिसीमन हो या धारा 370 को समाप्त करना जम्मू और कश्मीर के 2 संभागों की सांस्कृतिक और राजनीतिक दूरी के कारण
कश्मीर घाटी क्षेत्र के राजनीतिक दलों की उलझन बढ़ गई है। राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस भी यह साहस नहीं कर पा रही है कि वह धारा 370 को रद्द करने की मांग कर सके। कांग्रेस ने तो साल 1983 में फारूक अब्दुल्ला पर राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल होने और जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव के मसले पर जम्मू बंद का आह्वान भी किया था। कुल मिलाकर बात यह है कि अब चूंकि धारा 370 समाप्त हो चुका है और 2002 से 2008 के बीच अन्य सभी राज्यों की विधानसभाओं में भौगोलिक परिसीमन को अंजाम दिया जा चुका है, लिहाजा जम्मू कश्मीर की नई परिस्थिति में किसी भी नए विधानसभा चुनाव और सरकार गठन के लिए इस लंबित परिसीमन को एड्रेस करने की आवश्यकता तो थी ही। लेकिन मुझे संदेह है कि परिसीमन की इस प्रक्रिया और लोकतांत्रिक चुनाव जम्मू और कश्मीर के दो संभागों के बीच की दूरी को कम कर सकेगा। ऐसा हो सकता है यदि कश्मीरियत की जगह जम्मू कश्मीरियत नई पहचान बने, आतंकवाद को खारिज किया जाए और विस्थापित सभी कश्मीरी पहचानों को सम्मान, सुरक्षा और सद्भाव मिले। 68% मुस्लिम आबादी वाला जम्मू कश्मीर भारत के विचार को प्रतिष्ठित कर सकता है यदि वह जम्मू कश्मीर के नए विचार को अंगीकार और आत्मसात कर सके। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका हृदय से आभार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।